स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का 4th चैप्टर, जो कि हमारा है कार्बन एवं उसके यौगिक। अगर इस चैप्टर का जिक्र करें हम, तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे मन में उठता है वो यह उठता है कि आखिर इसी को इस सिलेबस में हमारे क्यों सम्मिलित किया गया, जबकि हमने इससे पहले 9th क्लास में पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कॉपर, उनको सम्मिलित ना करके हम पर्टिकुलर कार्बन के विषय में क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में यौगिक बनाता है, जिसे हम दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं। उनमें से बहुत सारे यौगिकों को, और उनमें से कुछ एक इस प्रकार के भी हैं जो हमारे प्राणियों का हिस्सा भी है, जिसका एग्जाम्पल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। और अगर मैं जिक्र करूं हमारे दैनिक जीवन में तो चीनी, अगर जिक्र करें हम पेंसिल की निब, सिक्का जो होता है वो, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोयला हो गया, बैटरी का इलेक्ट्रोड हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्बन से मिलकर बनी है। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे चारों तरफ पाया जाता है, इसलिए इसे हमारे सिलेबस का एक हिस्सा बनाया गया है। तो सबसे पहले ये आता है कि कार्बन प्रकृति में कितने मात्रा में पाता है, मिलता कितनी मात्रा में हमें कार्बन। तो अगर हम देखें तो कार्बन की मात्रा अल्प मात्रा है। कार्बन जो है वो अर्थ क्रस्ट पे, भूपर्पटी पे कार्बन की जो मात्रा है वो मात्र 0.03% मात्रा में उपलब्ध है। और अगर मैं वायुमंडल का जिक्र करूं तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये 0.03% मात्रा में उपलब्ध होता है। ये हम आगे जिक्र करेंगे कि इतनी कम मात्रा होते हुए भी ये इतने ज़्यादा मात्रा में यौगिक किस प्रकार से बना पाता है। उसके बाद आता है कि परमाणु की संरचना किस प्रकार की। तो अगर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका प्रतीक क्या है। तो कार्बन का जो प्रतीक होता है उसको हम, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें हम इसको C से निरूपित करते हैं, C से लिखते हैं। और इसकी परमाणु संख्या जो होती है 6 होती है। अगर मैं कहूँ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डिवाइड होते हैं विभिन्न कक्षों के अंदर, तो इसमें पहले कक्ष में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 2 और 4 होता है। यानी प्रथम कक्ष में, कार्बन के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं, और उससे अगले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। तो इससे पहले हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो बाह्यतम कक्ष, सबसे बाहर वाले कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे विल पार्टिसिपेट इन ए बॉन्ड फॉर्मेशन। वो आबंध बनाने के लिए आपस में पार्टिसिपेट करते हैं और आबंध बनाते हैं। तो उसी प्रकार से, और वो जो बाहर के कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी आबंध में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्योंकि कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन अब कितने, हमारे पास 4। अभी उसके बाद जो आता है कि कार्बन जो आबंध बनाता है वो किस प्रकार के आबंध बनाता है। तो अगर मैं जिक्र करूं कार्बन जो आबंध बनाता है वो, हमने इससे पहले पढ़ा है कि सोडियम क्लोराइड का अगर मैं जिक्र करूं, सोडियम क्लोराइड के केस में जो आबंध बनता है वो आयनिक बनता है। यहाँ मैं सोडियम क्लोराइड के बारे में बताता हूँ। सोडियम क्लोराइड के केस में यह आयनिक आबंध बनाता है, आयनिक आबंध बनाता है। यदि हम सोडियम क्लोराइड का जिक्र करें तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। इसमें सोडियम जो कि एक धातु है तथा क्लोरीन अधातु है, सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रकार इन दोनों के बीच में जो आबंध बनता है वो एक आयनिक आबंध होता है। आयनिक आबंध होता है, इन दोनों के बीच में जो आबंध बनता है वो आयनिक आबंध है। अगर मैं कार्बन का जिक्र करूं तो कार्बन किस प्रकार के आबंध बनाता है अन्य तत्वों के साथ। तो कार्बन अन्य तत्वों के साथ संयोग करके सहसंयोजी यौगिक बनाता है। सहसंयोजी आबंध
के द्वारा सहसंयोजी यौगिक बनाता है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या कारण है कि कार्बन आयनिक यौगिक नहीं बनाता जबकि कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है। तो उसका कारण ये है कि कार्बन का अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो हमने बताया कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम इससे पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वो परमाणु स्थायी होता है जिसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम अष्टक नियम से जानते हैं। तो कार्बन को अपना बाह्यतम कक्ष पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यहाँ कार्बन क्योंकि उसके केंद्र में, उसके नाभिक के पास जो प्रोटॉन है उनकी संख्या 6 है, तो उसके पास 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी संभावना नहीं रहती और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसलिए कार्बन आयनिक यौगिक ना बना के सहसंयोजी यौगिक बनाता है। अब प्रश्न उठता है कि सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं? वो यौगिक जिनमें विभिन्न तत्व आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन देते या लेते नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की उनके बीच में साझेदारी होती है। इस प्रकार के यौगिकों को हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। हमारे जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उस सिलेबस में दिया हुआ है कि अन्य भी हमारे पास कुछ यौगिक दिए हुए हैं, जैसे H2 है, जैसे O2 है, जैसे N2 है और जैसे मीथेन। इनकी संरचना ये किस प्रकार मिलके बने हैं, तो हम इसका जिक्र करेंगे। अब हम इसको समझेंगे किस प्रकार H2 अणु बनता है, हाइड्रोजन अणु किस प्रकार बनता है, H2 अणु। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 1। इसके पास केवल एक कक्ष होता है। इसको अपना कक्ष पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यह दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर अपना कक्ष पूर्ण करता है। तो यदि हम इसको दिखाना चाहें तो ये मैंने इंडिकेट किया है इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को, और इधर मैं इंडिकेट कर रहा हूं दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, और मैंने इसको इस प्रकार से दर्शाया है। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हाइड्रोजन की दूसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, ना कि इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन ने दूसरे को दिया है। यहाँ इस हाइड्रोजन का अगर मैं काउंट करना चाहूँ एक बार, तो इसके पास भी कक्ष पूर्ण है और इस हाइड्रोजन का भी कक्ष पूर्ण है। तो इसके बीच में जो आबद्ध है वो इस प्रकार का है, और जिन परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उनके बीच में जो आबद्ध बनता है उस आबद्ध को एकल आबद्ध कहते हैं। तो ये एक तो हमारे पास क्या है, एकल आबद्ध। दूसरा अगर मैं जिक्र करूं तो दूसरा हमारे पास आता है O2। O2 अणु किस प्रकार बनता है, ऑक्सीजन अणु किस प्रकार से बनता है, O2 अणु। O2 अणु का अगर मैं जिक्र करूं, O2 अणु किस प्रकार से बनता है, तो ऑक्सीजन की सबसे पहले हमें वही है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वो परमाणु संख्या ऑक्सीजन की होती है 8। परमाणु संख्या होती है ऑक्सीजन की 8, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ऑक्सीजन का होता है वो होता है 2 और 6, यानी कि बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना कक्ष पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो यह दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर अपना कक्ष पूर्ण कर लेती है। तो यदि हम इसको निरूपित करना चाहें तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में किस प्रकार से दर्शाऊंगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होनी है 2 ऑक्सीजन परमाणु के मध्य। यहां मैंने केवल बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन दर्शाए हैं, क्योंकि आपने इससे पहले 9th कक्षा में पढ़ा है कि जो आंतरिक कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी आबद्ध या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। केवल जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं दे बिलोंग
पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। इसलिए ऑक्सीजन जो है वो दूसरे अन्य के साथ जब सहसंयोजी आबंध बनाता है तो केवल जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन है वो केवल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब मैं इसको यदि निरूपित करना चाहूँ तो हम देखेंगे कि हर एक ऑक्सीजन के पास, अब मैं काउंट करूँगा तो अब अगर हम काउंट करना चाहिए, इस ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो है वो अब 8 है और इसके पास भी कितने हैं, 8 है। इस प्रकार क्योंकि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कितने कितने की हुई है, 2-2 की, तो इसलिए इनके बीच में आबंध कैसा होगा, द्विआबंध। अब हम देखते हैं कि N2 किस प्रकार से बनता है। N2 उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है उसकी परमाणु संख्या कितनी है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जिक्र करूं तो इसका 2 और 5, यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन को अपना कक्ष पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो यह दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके पूर्ण करता है। ये मैंने इसके संयोजी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन थे उनको दर्शाया है। अभी इधर में जो है दूसरा नाइट्रोजन जो परमाणु है उसके हम इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के अंदर या जो संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है उनको हमने दर्शाया है। ये हमने इसको निरूपित करने का कार्य किया है, जो इनके बीच में आबंध बनेगा। तो क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 3-3 की हुई है, इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो आबंध बनता है वह त्रिआबंध होता है। ट्रिपल बॉन्ड इसको बोलते हैं, त्रिआबंध। तो इस प्रकार हमने देखा कि सहसंयोजी यौगिक कार्बन के अतिरिक्त जो अन्य तत्व हैं वो किस प्रकार बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि कार्बन जो है वो उसके कौन कौन से अपर रूप हैं। कार्बन किन किन अपर रूपों के रूप में प्रकृति में एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारे पास 3 रूपों में कार्बन एग्जिस्ट करता है, हीरा, ग्रेफाइट और हमारे पास होता है फुर्रे। अभी इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है और इनके क्या क्या उपयोग हैं, इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि हीरा। आप सभी जिसको डायमंड भी कहते हैं, आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आपने बार बार सुना है। अक्सर ये आभूषण बनाने के काम आता है और ये जो है सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो होता है। अभी आता है कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, इतना कठोर क्यों है। तो हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर और एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, हार्ड 3D स्ट्रक्चर, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास फ्री नहीं होता, क्योंकि हर एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर का अगर हम जिक्र करें तो हमारे पास हर एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर, तो इस प्रकार से ये जो अन्य कार्बन परमाणु रहेंगे ये भी आपस में जुड़े होते हैं और जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनती है वो एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। अब आते हैं कि इसका उपयोग क्या है, हीरे का क्या उपयोग। हीरे का उपयोग जैसा कि मैंने बताया, हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, हीरे का उपयोग कांच को काटने में किया जाता है, हीरे का उपयोग नेत्र के जो हमारे पास शल्य चिकित्सा होती है उसमें होता है, और जो बड़ी चट्टानें होती हैं उनको भेदने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रेफाइट की क्या है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट की और इसके उपयोग क्या है। अगर ग्रेफाइट का अगर हम देखें तो ग्रेफाइट में
कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है और एक षटभुजाकार स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है और एक षटभुजाकार स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो स्ट्रक्चर होती हैं ये स्लिपरी नेचर की होती है, इसीलिए इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है और एक षटभुजाकार स्ट्रक्चर बनाता है, जहां ये जो परत होती है, लेयर्स होती हैं, ये आपस में जुड़ी होती हैं और ये लेयर जो है ये आपस में जुड़ी होती हैं इस प्रकार से। तो अब आता है कि ग्रेफाइट के उपयोग क्या है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहकों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो हमारे पेंसिल के सिक्के हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। जो काला पेंट होता है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। और इसका उपयोग जो अतिचालक और अर्धचालक होते हैं इनके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है जो कार्बन का तीसरा अपर रूप है, फुलरीन, उसके बारे में आता है। फुलरीन का अगर मैं जिक्र करूं तो फुलरीन में प्रत्येक फुलरीन में 60 कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर और एक गोलाकार गेंद के आकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं। जहां गेंद में आपने पैचेस देखे होंगे उसी प्रकार से ये आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार 60 कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर और एक गेंद के आकार की संरचना बनाते हैं, जिसको हम फुलरीन के नाम से जानते हैं। फुलरीन के उपयोग क्या है? तो फुलरीन का उपयोग हमारे पास स्नेहकों के रूप में किया जाता है। फुलरीन का उपयोग अतिचालक अर्धचालक के रूप में किया जाता है। फुलरीन का उपयोग एक उत्प्रेरक के रूप में भी हो सकता है। और फुलरीन का उपयोग जो एड्स वायरस है उसकी रोकथाम में भी फुलरीन का उपयोग किया जाता है। अभी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है? जैसा कि नाम से पता है, हाइड्रोकार्बन वो यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमने इनको डिवाइड कर दिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इनको हम सैचुरेटेड के नाम से और इनको हम अनसैचुरेटेड के नाम से जानते हैं। तो सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल आबंध होता है उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और क्योंकि अभी हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, जिनमें एकल आबंध होता है उन्हें हम एल्केन के नाम से जानते हैं। एल्केन के नाम से जानते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। अभी आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, ऐसे यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इसमें हमारे आता है एल्कीन और एल्काइन।
एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध होता है और एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध होता है। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध होता है उनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं और जिनमें द्वि आबंध होता है कार्बन कार्बन के मध्य उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास आता है कि जो नामकरण है कार्बन के यौगिकों का वो हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमें नामकरण के लिए चेन में यह देखना है, जो हमारे पास लंबी श्रृंखला है उसमें हमें यह देखना है कि कार्बन परमाणु कितने हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि कार्बन परमाणु कितने हैं, फिर हम यह देखेंगे कि उनके बीच में आबंध कैसा है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, हमें यह देखना है। तो उसके लिए उसके बाद हमारे पास आता है कि कुछ ऐसे समूह भी हैं जो कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़कर और उसके नाम का निर्धारण, उसके गुणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें हम प्रक्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं। प्रक्रियात्मक समूह वो होते हैं जो किसी कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़कर उसके गुणों का निर्धारण करते हैं। ऐसे समूह प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं, जिनको हम फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, इनका हम हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो कुछ दिए हुए हैं जिनमें एल्कोहल और इसको OH ग्रुप से दर्शाया जाता है। एल्डिहाइड ये CHO ग्रुप होता है, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH और हेलोजन जो होती हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के ग्रुप्स होते हैं। ये किसी भी कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़कर उसके गुणों का निर्धारण करते हैं। अभी आता है कि जैसे यदि हमें नामकरण करना हो या नॉमेनक्लेचर यदि मुझे फाइंड आउट करना हो, किसी कार्बन की श्रृंखला का नाम मुझे पता करना हो, तो मैं किस प्रकार से करूँ। तो उसमें मैंने बताया कि हम सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। तो कार्बन परमाणु की संख्या और उसके लिए आधार नाम क्या लेंगे, हम बेस क्या लेंगे, उसके लिए उस उतने कार्बन परमाणु के लिए एक नाम जो है वो क्या लेंगे। हम यदि एक कार्बन है तो हम लेंगे मैथ, 2 के लिए हम लेंगे एथ, 3 के लिए लेंगे हम प्रॉप, 4 के लिए लेंगे हम ब्यूट। यदि 5 कार्बन परमाणु है तो उसके लिए हम आधार नाम लेंगे पेंट। 6 कार्बन परमाणु है तो उसके लिए हम आधार लेंगे हेक्स। 7 के लिए हम लेंगे हेप्स और यदि 8 कार्बन के परमाणु हैं तो उसके लिए जो आधार नाम लेंगे वो लेंगे हम ऑक्ट। तो सबसे पहले जब हम नामकरण करेंगे तो हमें ये देखना है उस कार्बन की श्रृंखला में जो कार्बन परमाणु हैं उनकी संख्या कितनी है। यदि मान लो फॉर एग्जांपल संख्या 4 है कार्बन परमाणु की, तो फिर उसमें आधार नाम हम क्या लेंगे यहाँ से ब्यूट। फिर उसके पीछे हम दूसरा नाम जो है वो हमें देखना है। फिर यदि कोई फंक्शनल ग्रुप है फिर हमें देखना है आबंध कैसा है, वो हम इसके साथ जोड़ेंगे और फिर जोड़ के फिर उसका नाम हम बताएंगे क्या नाम हो सकता है। यहाँ जो मैं अभी जिक्र कर रहा था फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप में अगर इस तरह के फंक्शनल ग्रुप हो तो उनके लिए हम जो नाम आधार नाम के पीछे जो नाम हम ऐड करेंगे जिससे उस कार्बन की श्रृंखला का नामकरण होगा वो क्या होगा। तो यदि OH है, अल्कोहल अगर ग्रुप है, तो इसके लिए हमें ओल शब्द जो है वो हम प्रत्यय के रूप में लेंगे, जो हम बाद में लगाएंगे आधार नाम के बाद। एल्डिहाइड है तो इसके लिए शब्द जो लगाएंगे वो अल होगा। कीटोन के लिए ओन होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक अम्ल होगा। तो इस प्रकार
यदि मान लो फंक्शनल ग्रुप होता है, हमें देखना है कि कार्बन की श्रृंखला के साथ यदि कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से हम ये जो नाम है, ये जो आधार नाम होगा उसके हम बाद में लगाएंगे। एक हम ये देखेंगे कार्बन की श्रृंखला के मध्य आबंध किस प्रकार का है, एकल आबंध है या द्विआबंध है या त्रिआबंध है। तो उसमें अगर हम देखें तो मैंने बताया था कि जो हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन। तो उनमें हमारे पास था एल्केन, और एल्काइन, जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य एकल आबंध होता है, जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विआबंध होता है और जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य त्रिआबंध होता है। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अगर कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध है तो यहां से हम जो आधार नाम होगा उसके बाद में हम क्या ऐड करेंगे, यदि एल्केन है तो हम ऐड करेंगे एन, यहां मैं लिख रहा हूं एन। यदि एल्कीन है तो हम ऐड करेंगे ईन, और यदि कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध है तो हम ऐड करेंगे आइन। इस प्रकार से हम, ये मैंने तरीका लिखा है कि किस प्रकार से हम कार्बन की श्रृंखला का नामकरण कर सकते हैं। अभी हम एल्केन, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध होता है, उनके प्रथम 5 जो सदस्य हैं उनका नामकरण करेंगे और उनका हम देखेंगे कि उनका संरचनात्मक सूत्र जो है वो किस प्रकार से, हम उनका संरचनात्मक सूत्र क्या होगा और उनका नेम जो IUPAC नेम है वो क्या होगा। तो एल्केन के अगर मैं जिक्र करूं एल्केन का, तो एल्केन जैसे कि हमने पहले बताया वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध होता है उनको हम एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+2। तो इसका n की जगह हम नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे, 1 2 3 वो वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो इसका प्रथम जो सदस्य होगा वो होगा, एक वैल्यू यदि मैं रखूं तो प्रथम सदस्य CH4 होगा। यदि मैं 2 वैल्यू पुट अप करूं तो C2H6 होगा। यदि 3 वैल्यू पुट अप करूं C3H8 होगा। यदि मैं 4 वैल्यू पुट अप करूं तो C4H10 होगा, और 5 यदि पुट करूं तो ये होगा C4H12। ये जो है हमने सिंपली यहाँ पे जो जनरल फार्मूला था, सामान्य सूत्र था एल्केन का, उसमें हमने कार्बन की संख्या 1 2 3 इस तरह से रखने की कोशिश की है। हम इससे हायर जो मेंबर्स होते हैं उनका भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली हमें n की वैल्यू पुट अप करनी है। अभी आता है इनका आणविक सूत्र, हमने बताया। अब संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, तो संरचनात्मक सूत्र में हमें सिंपली देखना है कि कार्बन के पास चारों तरफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो ये हो गया। इसके पास सबसे पहले हमने कार्बन, उसके बाद एकल आबंध दिखा दिया। अब इनके साथ हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। C3H8 3 कार्बन परमाणु, तीनों के मध्य एकल आबंध, उनके साथ हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया। यहाँ हम ये देखते रहेंगे कि जो आणविक सूत्र है वो संरचनात्मक सूत्र और आणविक सूत्र में जो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या है वो हमारी सेम रहेगी। ये मैंने लिखा C4H10 के लिए, और C5H12 के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो 5 कार्बन परमाणु, पांचों के मध्य एकल आबंध, और उनके साथ मैंने ये हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन के साथ अटैच कर दी। अभी हम इनका जो नाम है वो देखेंगे, इनका नाम क्या है। तो नाम के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपने देखना कार्बन कितने हैं। कार्बन 1 है पहले में, तो 1 हम उसका आधार नाम लेंगे मैथ। अभी आपने ये देखना है कि यहाँ आबंध कैसा है। यदि एकल आबंध है, क्योंकि
एल्केन है तो एकल आबंध होना है, तो एल्केन में आप जो प्रत्यय ऐड करोगे वो करोगे एन, तो ये नाम क्या बन गया, मेथेन। अभी 2 कार्बन है तो आप नाम क्या लोगे, एथ, और प्रत्यय क्या ऐड करोगे, क्योंकि एल्केन है तो हम क्या ऐड करेंगे, एन, तो क्या बन गया, एथेन। अगर 3 कार्बन है तो हम लेंगे प्रॉप, 3 कार्बन के लिए आधार नाम, और प्रत्यय हमें क्योंकि एकल आबंध है तो हम क्या ऐड करेंगे, एन, तो क्या बन गया, प्रोपेन। यदि 4 कार्बन है तो हम आधार नाम लेंगे ब्यूट, और प्रत्यय क्या ऐड करेंगे, एन, तो क्या बन गया, ब्यूटेन। अगर हमारे पास 5 कार्बन है तो हम यहाँ से आधार नाम क्या लेंगे, पेंट, और क्योंकि ये एल्केन है तो इसलिए हमने आधार नाम क्या ऐड कर लिया, एन, तो नाम क्या बन गया, पेंटेन। इस प्रकार से हम जो नामकरण बाकी जो हायर मेंबर्स हैं उनका भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, ये हमने किए एल्केन के प्रथम 5 सदस्य जो थे उनका। अगर हम जिक्र करें अब कि प्रथम 5 मेंबर एल्कीन के, उनका हम नामकरण किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से उनके मेंबर्स कौन कौन से होंगे, तो एल्कीन का जो जनरल सूत्र हमारे जनरल फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है CnH2n। अगर यहाँ पे क्योंकि ये तो कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध है इसलिए हम इनकी संख्या 2 से प्रारंभ करेंगे, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 और C6H12। ये हमारे पास प्रथम 5 मेंबर्स हैं एल्कीन के। इनकी यदि हम संरचनात्मक सूत्र का जिक्र करें तो सबसे पहले मैंने कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध, और अब मैं इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा। ये कार्बन 2 कार्बन के मध्य, किन्हीं 2 कार्बन के मध्य द्विआबंध, और इनके साथ फिर मैंने हाइड्रोजन अटैच कर दी। यहाँ हमें ये ध्यान करना है कि कार्बन, चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 है तो हमें ये देखना है कि आबंध कितने के साथ बना है। अब यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध था तो इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 आबंध इधर हो गए तो 2 के साथ ही कर पाएंगे। इधर ही इस कार्बन का मैं जिक्र करूं तो 1 है तो ये 3 के साथ आबंध बना पाएगा। अगले का अगर हम देखें तो 4 कार्बन, 4 में से किन्हीं 2 के मध्य जो है द्विआबंध, अभी मैंने इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दी, और ये हमारे पास हो गया C4H8। H10 का यदि हम संरचनात्मक सूत्र देखें तो किस प्रकार से होगा, मैंने 5 कार्बन परमाणु लिख दिए, उनमें किन्हीं 2 के मध्य मैंने द्विआबंध कर दिया और इनसे मैंने हाइड्रोजन जो है वो अटैच कर दी इस प्रकार से। और 6 कार्बन के लिए किन्हीं 2 के मध्य द्विआबंध, और ये मैंने उससे हाइड्रोजन अटैच कर दी इस प्रकार से। ये C6H12 का संरचनात्मक सूत्र हो गया। अब हम आते हैं इसका नामकरण किस प्रकार से होगा। तो आपको देखना है कि कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें कार्बन परमाणु कितने, 2 है, 2 के लिए हम आधार नाम लेंगे H, और जो आपको इसके बाद प्रत्यय ऐड जो करनी है वो E, तो हमारे पास नाम हो गया एथीन। उसके बाद यदि 3 कार्बन परमाणु है तो वहां से हम आधार नाम लेंगे प्रोप और प्लस 3, तो ये हमारे पास नाम हो गया प्रोपीन। उसी प्रकार से 4 कार्बन परमाणु के लिए हम लेंगे ब्यूट और ये हो गया ईन, तो हमारे पास नाम हो गया
अब हमारे पास आता है एल्काइन का। अगर हम जिक्र करें तो एल्काइन के प्रथम 5 जो सदस्य हैं उनका हम नामकरण किस प्रकार से करेंगे। तो एल्काइन का सबसे पहले तो हमें सामान्य सूत्र का पता होना चाहिए। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी इनके प्रथम 5 सदस्यों का जिक्र करें तो हम वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध हमें दिखाना है तो हम 2 कार्बन से प्रारंभ करेंगे। तो C2, यदि वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुटअप कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा C2H2। 3 कार्बन के लिए ये वैल्यू होगी मेरे पास C3H4, और 4 कार्बन के लिए ये वैल्यू जो मेरे पास बनेगी, हाइड्रोजन परमाणु बनेगी 6, और 5 कार्बन यदि मैं रखूं तो मेरे पास हाइड्रोजन होंगे 8, और यदि मैं 6 कार्बन रखूं तो हाइड्रोजन होंगे 10। अभी इसका आणविक सूत्र मैंने लिख दिया। अभी संरचनात्मक सूत्र का जिक्र करें, 2 कार्बन परमाणु के मध्य त्रिआबंध, तो बाकी हम इनके साथ हाइड्रोजन रखेंगे। और फिर मैंने लिए 3 कार्बन, 3 में से किन्हीं 2 के मध्य त्रिआबंध, तो ये हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन अटैच हो। 4 कार्बन परमाणु, 4 में किन्हीं 2 के मध्य त्रिआबंध, 5 कार्बन परमाणु, 5 में किन्हीं 2 के मध्य जो है त्रिआबंध, और यहाँ हम ये ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन जो है उसकी संयोजकता 4 होती है, वो 4 से संयोग कर सकता है। आपको ये ध्यान करना है। यहाँ हमने हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इधर जो आबंध है वो त्रिआबंध है, और इधर ये ऑलरेडी एकल आबंध से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्योंकि इसकी संयोजकता पूर्ण हो गई, इसलिए ये यहाँ पे हम हाइड्रोजन नहीं रखेंगे। और 6 कार्बन के लिए मैंने 6 कार्बन परमाणु लिख दिए, और किन्हीं 2 के मध्य मैंने त्रिआबंध रखा। यहाँ मैं अब हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा इनके साथ। अभी इनका अगर IUPAC नेमिंग यदि मुझे करनी हो तो मैं किस प्रकार करूँगा। सबसे पहले आपको कार्बन परमाणु देखने हैं कितने हैं, 2 के लिए हम क्या शब्द लेंगे, एथ, और ये क्योंकि एल्काइन है तो इसके लिए हम क्या आधार नाम लेंगे, आई, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे एथ, तो हमारे पास नाम क्या हो गया, एथाइन। इसी प्रकार से जो है 3 यदि कार्बन परमाणु है तो प्रो, और उसके लिए हम प्रत्यय क्या ऐड करेंगे, आई, तो मेरे पास नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। यदि 4 कार्बन परमाणु है तो मैं आधार नाम क्या लूंगा, ब्यूट, और प्रत्यय हम क्या लेंगे, आई, तो मेरे पास नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। यदि परमाणु 5 है कार्बन परमाणु तो मैं यहाँ से नाम लूंगा पेंट, आधार नाम, और मैं क्योंकि ये त्रिआबंध है तो मैं रखूंगा आई, तो ये हो गया पेंटाइन। और यदि 6 कार्बन परमाणु हैं तो मैं आधार नाम लूंगा हेक्स, और क्योंकि ये एल्काइन है तो मैं इसके साथ ऐड करूंगा आइन, तो ये नाम मेरे पास हो गया हेक्साइन। इस प्रकार हम एल्काइन के जो हायर मेंबर्स हैं उनका भी नामकरण आसानी से